Dear all students, I welcome back you today in this unit third of Pranayama, and it is class 4. Today we will study what is Sitali, Sitkari and Bastrika. These three pranayams we will study in today's class और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अहम है और इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है कि इन दिनों गर्मी टॉप पे है। इस गर्मी में भी ठंडक का अगर आपको एहसास करना है तो आपका शरीर ही है जिसमें सारे इफेक्ट्स ऑलरेडी इंटरली मौजूद हैं। आप गर्मी के दिनों में सर्दी पैदा कर लें और सर्दियों में गर्मी पैदा कर लें। आपको मालूम है तिब्बत वगैरह में जो धर्मगुरु होते हैं दलाई लामा जिनके हेड हैं, तो इनके जो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बड़े विचित्र तरीके के योग करवाए जाते हैं। जो इस फिलोसफिकल पे रास्ते पे जो लोग चलना चाहते हैं अध्यात्म के रास्ते पे, तो उन्हें बड़े विचित्र प्रयोग करने होते हैं। जैसे तिब्बत में जो इनका सबसे बड़ा हेड ऑफिस है बुद्धिस्ट का, तो वहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें कुछ ऐसे प्रयोग भी कराए जाते हैं जैसे कि खूब सर्दी का टाइम है या बारिश का टाइम है, गीले कपड़े पहना के ठंड में गीले कपड़े पहना दिए उसको भिक्षु को, और ये कहा गया है कि उसे अपने शरीर से इतनी हीट एनर्जी डेवलप करनी है कि वो कपड़े सूख जाएं। वो लोग इतनी महारत रखते हैं अपने शरीर को इस तरीके से नियंत्रित करने पे, और सर्दियों में पसीना छूटने लगे और गर्मियों में आपको सर्दी महसूस होने लगे। तो हमारे शरीर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज मौजूद है, हमें उन पावर्स को जगाने की जरूरत है। तो आप देखेंगे शीतली और शीतकारी किस तरीके से हमें इस गर्मी में निजात दिला सकने में सहयोगी होंगे। और आजकल आप देख रहे होंगे मैक्सिमम एयर कंडीशंस भी काम नहीं करते हैं। जब टेम्परेचर 45 प्लस हम पहुंचने लगता है तो बहुत सारे एसीज काम नहीं करते, और इन्हें आप चलाते हैं तो उनका कंप्रेसर लोड नहीं लेता ओवर हीट होने की वजह से। लेकिन ह्यूमन बींग्स का जो कंप्रेसर है वो कितना मजबूत है, देखिए। पहला है शीतली प्राणायाम, द कूलिंग ब्रीथ। इसमें क्या होता है कि जो आप पोस्चर देख रहे हैं ये, इसमें क्या होता है, मुंह से सांस लेते हैं और सांस में इस जो हमारी जीव है इसको ऐसा घुमाते हैं कि नाली नाली जैसी बना लेते हैं, है ना। इससे हम सांस लेते हैं और नाक से सांस को बाहर निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे, कर्ल्ड टंग। कर्ल टंग होती है मतलब गोलाई टाइप की, एक नाली जैसी होती है वैसी। यहाँ से सांस लेते हैं और नाक से निकालते हैं, और जिस समय हम सांस ले रहे होते हैं उस समय हल्की सी आवाज भी हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में महसूस होती है। तो हम थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पे कि शीतली प्राणायाम जो है क्या है और इसकी क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से है। द वर्ड शीतली कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट शीत, विच मीन्स कोल्ड और फ्रिस्ट। शीतली शब्द का संस्कृति का हिंदी में अर्थ है शीत मीन्स जानते हैं सर्दी, और शीतली जो सर्दी का एहसास कराए, तो विच मीन्स कोल्ड और फ्रिस्ट। तो शीत का मतलब है ठंडा या जमा हुआ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ूँ उससे पहले कुछ चीज आपको और बता दूं। आप लोग कितने जानते हैं कि फ्रिज का आविष्कार किस लिए किया गया था, कोई बताएगा? फ्रिज की खोज क्यों की गई थी, किसी को मालूम है? कोई नहीं। देखिए पता होगा, अगर पता है किसी को तो आप जवाब दीजिए। और जब मैं इंटरेक्टिव क्लास की बात करता हूँ तो उसका मतलब ही ये होता है कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। किसी को नहीं पता है तो मैं बताऊं फिर आपको। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी वन। नो नाइट। सर। चलिए, अच्छी बात है। ओके, आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम पल्लवी ऑल्सो, पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि
लेकिन ये एक तो आइडिया होगा सभी लोगों को गर्मी से ठंडक देने के लिए, होगा ना? गर्मी के दिनों में आपकी सारी सब्जियां सब चीजें खराब हो जाती हैं, और पानी भी बहुत गर्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा है। इसका यूरोप में आविष्कार हुआ था, फ्रिज का। और वहां पे आविष्कार हुआ था सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे -50 तक जाता है। बहुत सारी आपकी मेडिसिन्स और बहुत सारी चीजें माइनस में जाने के बाद में बेकार हो जाती हैं। तो टेम्परेचर माइनस में न जाए, इस चीज को हमें मेंटेन करना है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि माइनस में ऑलरेडी टेम्परेचर होता है, उसे मेंटेन करना है 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे या 15 डिग्री पे। तो वहाँ पे वो मेंटेन बना रहे। अब इसी चीज का जब नेगेटिव देखा गया, तो ये देखा गया कि हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री है, इसे 18 डिग्री पे कैसे ले आए। तो उसका उल्टा सीधा उल्टा सोचा गया। तो हमारे यहाँ फ्रिज और एसी हमें गर्मी से निजात दिलाते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में ये सर्दी में गर्मी का एहसास करवाते हैं। ठीक है ना? और आपको मालूम है कि फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से एसी, इनसे गैस निकलती है। उस गैस का नाम क्या है जो ओजोन लेयर लेयर को नुकसान पहुंचाती है? कोई बताएगा? जो समृद्ध देश हैं वो अपने घरों को गर्म करने के लिए जो गतिविधियां और जो विधियों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, उनसे वातावरण पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, प्रियंका? और कोई बताएगा? इन गैसेस को कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तीन गैसेस आपके फ्रिज से भी निकलती हैं, एसी से भी निकलती हैं, और कोई भी चीजें जो कूलिंग वगैरह के लिए यूज की जाती हैं, इनसे निकलती हैं। और ये गैसेस हमारे जो ऑक्सीजन है उसके साथ बहुत ही तेजी के साथ रिएक्ट करती हैं। और इसी वजह से कई बार हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन से इतना फास्ट रिएक्शन के बाद में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इससे एक घटना घटित होती है हमारे एनवायरनमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल। एक ऐसा एनवायरनमेंट में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चौड़ा एरिया बन जाता है, जो हमारी जो पर्यावरण में ऑक्सीजन जहाँ खत्म हो जाती है, बादल जहाँ खत्म हो जाते हैं हमारे आसमान में, तो और पृथ्वी के बीच तक जो लेयर है ओजोन की, वो खत्म हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन की, वो सीधी पृथ्वी तक पड़ती हैं। तो ऐसा किसी भी जगह पर अगर होता है, तो क्या होता है कि वहां पे ये आग बरसाती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। अभी जो ओजोन लेयर्स की वजह से, डिप्लेशन की वजह से जो बने हैं ब्लैक होल्स, वो आमतौर पे अंटार्कटिका में बने हैं, जहाँ पे बर्फ है। अगर हमारे पता लगे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या किसी ऐसे कंट्री में बने, तो वहां तो सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा। तो अंटार्कटिका में इसकी वजह से बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघलने की वजह से पानी का लेवल बढ़ता है, और जिसके कारण दुनिया भर की प्रॉब्लम जैसे सुनामी वगैरह की, और तमाम तरीके की एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो खड़ी होती हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम टंग को रोल करके शीतली प्राणायाम में, और मुंह की तरफ थोड़ा झुका के, और टंग के सहारे हम सांस लेते हैं। और सांस लेते हैं जब, तो आपको मालूम है गर्म हवा होती है, और हमारे मुंह के थ्रू जाती है, तो हमारी सलाइवा वगैरह और ये सब चीज़ें लार वगैरह में जो और नमीपन होती है, उसकी वजह से वो नम होती हुई चली जाती है। और उसके बाद इसको हम नाक से निकालते हैं। तो वो नमी का साइकिल हमारे पूरे नाक से, जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो वही गर्म हवा सीधी नाक में जाती है। नाक में म्यूकस वगैरह बहुत कम होता है, से उतनी रिएक्ट नहीं कर पाती, और ये गर्म हवा हमारे अंदर जाती है। मुंह से जब लेते हैं तो वो रिएक्ट होके कन्वर्ट हो जाती है कोल्ड में। इससे क्या होता है कि हमारा जब मुंह से सांस लेते हैं और मुंह से जाने के बाद फेफड़ों में जाती है, तो जब बाहर निकलती है तो ये कूल होके निकलती है। और जब ये कूल होके निकलती है, तो इसका कूलिंग इफेक्ट हमारे माइंड, ब्रेन
और बॉडी पर पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में स्ट्रेस कम करने के लिए और गर्मी कम करने के लिए ये हमारा शीतली प्राणायाम काम करता है। देखिए, इस फिगर से आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो पा रहा होगा कि किस तरीके की मुद्रा हमको बनानी है। ऐसे में जब आप इसको यूज़ करेंगे, तो एक तरीके से ट्यूब शेप टाइप में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसा यहाँ पे होंठों पे आप देख रहे हैं कि अगर जीभ को पूरी तरीके से आप टर्न अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने लिप्स का सहारा ले लीजिए थोड़ा-सा, ठीक? और इसको कैसे करें? करने के लिए आराम से आप किसी भी सीटिंग योगा पोज़ में बैठ जाएँ, चाहे आप जिसको हम बोलते हैं सुखासन बोलते हैं, योगासन बोलते हैं या वज्रासन बोलते हैं, किसी भी मुद्रा में आप सीटेड पोज़ में बैठ जाएँ। अपनी आँखें बंद करें, कुछ एक गहरी साँसें लें, उसके बाद टंग को रोल करें जिस तरीके दिखाया जा रहा है और जीभ से ये जो छेद आपको बन रहा है, यहाँ से अब आपको साँस लेनी है। साँस गहराई के साथ लेनी है और उसके बाद साँस गहरी होनी चाहिए बट स्लोली लेनी है ना? और उसके बाद में ये मुँह को बंद करते हुए हमें क्या करना है, नाक के द्वारा साँस को बाहर छोड़ना है और इसी प्रैक्टिस को हमें कई बार लगातार करना है। धीरे-धीरे आपको एहसास होने लगेगा कि आपका शरीर का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। अब इसमें शरीर का टेम्परेचर डाउन होगा, बीपी भी आपका लो होगा। ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये है कि जिन लोगों को जुकाम है, सर्दी की दिक्कत रहती है या जिनका बीपी लो रहता है, उन्हें ये योग गर्मी से सर्दी छुटकारा पाने के लिए नहीं करना चाहिए या जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उनको ये प्रॉब्लम पैदा कर देगा। उन लोगों को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, as yogic practice that can potentially harmonize your mind and body, pranayama may offer many benefits to your overall well-being. You may find that health improves. क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं? मेंटल इश्यूज हैं तो उनमें आराम मिलेगा। एनेक्जाइटी या स्ट्रेस ऐसा कुछ है तो उसमें भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट है, इसका पहला इफेक्ट होता है कूलिंग इफेक्ट। तो इससे आपके शरीर में ही आपको कूलिंग सेंसेशन महसूस होगी जब आप इसको करेंगे। इसके साथ में ही स्ट्रेस और एनेक्जाइटी कम होती है और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की इनटेक बढ़ जाती है ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने से आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स को काफ़ी कुछ बेनिफिट ऑलरेडी मिलने लगेगा, जिसमें से नर्वस कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी थकान की हो, फटीग हो या आपको इंसोम्निया की दिक्कत हो या आपको अ, और बहुत सारी जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, डिप्रेशन है, इस तरीके की हैवीनेस है शरीर में, इन सभी में आराम मिलेगा। इससे डाइजेशन भी बेहतर होता है और डाइजेशन में जो डिस्कम्फर्ट महसूस होते हैं, उनमें भी आराम मिलता है। पित्त दोष को शांत करता है। देखिए, पित्त ही मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में जलन पैदा करने का। अगर हमारे शरीर में कहीं बर्निंग हो रही है, तो ये पित्त दोष के कारण है। अगर आपको पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो पित्त आपका बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये शीतली प्राणायाम इसको मैनेज करने में सहायक होता है। माइंड को रिफ्रेश करता है और माइंड में जो डुअलिटी रहती है किसी भी डिसीजन को काम करने की, नहीं करने की, क्या होना, नहीं होना, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में ये माइंड को रिफ्रेशिंग का काम करता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है? पहले ही बता चुका हूँ। अगर लो बीपी है, अस्थमा है, कोल्ड है, कफ है या आपका जो बॉडी का नेचर है ना, वो ही कोल्ड वाला है, तो आपको इसे नहीं करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट देखिए, एक बीमारी होती है जिसको सीओपीडी कहते हैं, पहले भी बताया गया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी आपकी पल्मोनरी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई दबाव पड़ता है और जिससे रुकावट होती है ब्लड के फ्लो में, तो ऐसी स्थितियों में हमें इसको नहीं करना चाहिए। ड्राई माउथ, जब आप इसको करेंगे तो नेचुरली कई लोगों को ज़्यादा महसूस होता है, नहीं तो अक्सर लोगों को महसूस होता है
कि मुंह आपका सूखापन मुंह में बढ़ जाता है। मुंह का सूखापन बढ़ने से आपको कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप शीतली या इस तरीके के प्राणायाम करने के लिए बैठें, उससे 5-7 मिनट पहले 1-2 ग्लास पानी पी लें। और पानी अक्सर बैठ के ही पीना चाहिए और आराम से पीना चाहिए। मुंह में पानी भर लें, उसको 10 मिनट क्या, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट तक उसको मुंह में घुमाते रहें, फिर अंदर ले जाएं, जिससे सलाइवा भी आपका अंदर बेहतर तरीके से जाए। कोल्ड सेंसिटिविटी अगर आपको है, आपको बहुत जल्दी जुकाम होता है, बहुत जल्दी नजला होता है, बहुत जल्दी खांसी आती है, और सांस फिर फूलता है जल्दी, तो ऐसी पोजीशन में आपको इसको प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है शीतकारी। तो ये शीतकारी प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम शीतली जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको भी पता लग जाएगा। क्या करता है ये? आपकी ओरल हेल्थ को बेहतर करता है। मतलब मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या जीभ में किस तरह की कोई दिक्कतें हैं, या मसूड़ों में है, या ऊपर तालू जैसे पैलेट बोलते हैं उसमें है, और दिमाग को शांत करता है, पूरी बॉडी को ये आराम पहुंचाता है। अगर बुखार आपको आ रहा है तो बुखार में भी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको ये मैनेज कर सकता है। लोअर्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई है तो लो कर सकता है, बट जिनका लो रहता है उन्हें से नहीं करना चाहिए। और डाइजेशन आपका बेहतर होता है। अब शीतकारी प्राणायाम और हिसिंग ब्रीथ is a yoga breath technique that cools the body and calms the mind. The term comes from Sanskrit word Sitkari means sipping or hissing, prana life, and ayama means extension. तो इसमें क्या है, जैसे आप सिप लेते हैं ना, चाय का सिप लेते हैं तो आवाज आती है, गर्म चाय ज्यादा होती है, ज्यादा आप एक साथ ले नहीं सकते, तो उसके साथ में काफी सारी हवा भी हमारे साथ में जाती है जो उसे कूल करती है चाय को। तो इसको हमें उसी तरीके से लेना है कि शीतली एक अलग था, शीतकारी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हिसिंग साउंड आती है। जैसे आप इस तरीके से करके जब लेते हैं तो सिपिंग या हिसिंग साउंड इसी को बोलते हैं। और प्राणायामा का मतलब आप कई बार पढ़ चुके हैं, प्राण लाइफ फोर्स एंड आयामा, आपके जो जीवनी शक्ति है उसका विस्तार, जो सिकुड़ गई है, जो आप में इतनी कम हो गई है उसका विस्तार। तो इसमें क्या है, अपर प्लेट की तरफ आपको जीभ को थोड़ा सा उठा के रखना है, और सांस जब लेनी है तो उसमें हिसिंग साउंड होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको कैसे करना है, देखिए आगे मैं दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आसानी से कहीं भी स्पाइन आपकी इरेक्ट होनी चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स होना चाहिए, और आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेके अपने आप पे ध्यान करते हुए आप आंखें बंद कर लीजिए। प्रेस द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द बैक ऑफ अपर टीथ। जो आपकी टिप है ना, जीभ की सबसे आगे वाला पार्ट, उसको ऊपर वाले दांतों से लगाना है, और उसमें इतना गैप रखना है कि हवा अंदर जा सके। पार्ट द लिप्स स्लाइटली क्रिएटिंग ए गैप बिटवीन द अपर एंड लोअर टीथ। और ऊपर के जो दांत है और नीचे के दांत, उनमें आपको अपने मसूड़ों को इस तरीके से रखना है कि उनके दोनों दांतों के बीच से होती हुई, जीभ के ऊपर से होती हुई हवा आपके फेफड़ों तक अंदर तक चली जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहेल स्लोली एंड डीपली थ्रू द गैप बिटवीन द टीथ अलाउइंग ब्रीथ टू रन इन विद ए हिजिंग साउंड। अब आपको सांस लेनी है, आराम से लेनी है बट गहरी लेनी है, और ये सांस आपके ऊपर नीचे दांतों के बीच में जो जीभ है, जीभ के ऊपर से होके जानी है। तो ऐसे में हिसिंग साउंड अपने आप आपको महसूस होने लगेगी। उसके बाद में मुंह को बंद करना है, और फिर इस सांस को जो अंदर गई फेफड़ों में, उसके नाक के थ्रू आपको निकाल देना है, और इसी चीज को आपको बार बार रिपीट करना है। देखिए अंतर यहाँ पे देख लीजिए, ये शीतली है, इसमें हमने गोल बनाया है और होंठों को खुला हुआ रखा है। ये शीतकारी है, इसमें दांत बंद है, थोड़ी सी जगह हमने खुली रखी है, जीभ को ऊपर उठा के रखा है, उसके बीच से आवाज हमारी अंदर जानी है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। फायदे भी हैं जो शीतली के थे, शीतकारी के भी। कूलिंग इफेक्ट है, इससे हमारी पूरी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है, हमारा माइंड जो है वो शांत होता है, तमाम तरीके के रिलैक्सेशन और हमें महसूस होते हैं, नर्वस सिस्टम टोन अप होता है,
और आपका जो स्ट्रेस वगैरह है, तनाव शरीर में, उसमें आराम मिलता है। और जलन शरीर में अगर आपको किसी अन्य टाइम हो रही सर्दी के अलावा, तो वो पित्त का बढ़ा हुआ होना होता है। और इस सीजन में, सीजन ही गर्मी वाला है, तो जलन और दिक्कतें पैदा होनी स्वाभाविक है। पित्त दोष को बैलेंस करता है। शीतकारी प्राणायाम जो है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना देता है। और मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन बेहतर होने की वजह से हमारे शरीर में जो पित्त दोष है वो शांत होने लगता है, बॉडी को रिफ्रेश करता है। इसके साथ ही बॉडी में हमें एक नई ऊर्जा का संचार भी महसूस होता है। हमारा इससे ध्यान बेहतर होता है, मानसिक जो द्वंद्वता है वो कम होती है, कंसंट्रेशन बेहतर होता है, और हम जो भी काम करते हैं उस पे हमारा ध्यान अच्छी तरीके से लगता है। इसके बाद में इसके एडवांटेजेस वो ही हैं जो शीतकारी के थे, शीतली के थे। एक तो ड्राई माउथ, अगर आपको मुंह में अगर लेते हैं सांस, तो मुंह से का जो सलाइवा वगैरह है ना, वो ड्राई एयर के साथ में रिएक्ट होगा, तो डेफिनेटली वो आपको ड्राइनेस महसूस होगी। और उसका वजह भी मैं पहले बता चुका हूँ। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। सभी के लिए सुटेबल नहीं है। सीओपीडी जो अभी मैंने बताया था आपको, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कोल्ड सेंसिटिविटी, अगर कोई आपको कोल्ड सेंसिटिविटी महसूस होती है, आपको जल्दी जुकाम होता है, या कोल्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारी बीमारियां हैं वो होती हैं, तो भी आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। आप देखिए, थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए ये दो चित्र आपको मैंने दिए हैं। ये है शीतकारी और ये शीतली। अंतर आप अब इस पर समझ गए होंगे, बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार आप चाहें तो देख लीजिए। शीतकारी में हम दांतों के बीच से लेते हैं, और यहाँ जीभ को कर्ल करके होंठों के सपोर्ट के साथ में सांस को लेते हैं। बाकी की प्रक्रियाएं सभी कॉमन है। सांस को इनहेलिंग के सिस्टम में डिफरेंस है। ठीक है ना? तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। राइट। नेक्स्ट अब हमारा आता है वस्त्रिका। देखिए, वस्त्रिका प्राणायाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्या करता है, एनर्जी डेवलप करता है और गर्मी हीट पैदा करता है। शीतली और शीतकारी हीट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और ये हीट को पैदा करता है। ठीक है। तो भस्त्रिका को करने के भी दो तीन तरीके हैं। एक तो जैसे इस तरीके में आप देख रहे हैं, ये इन्होंने हाथ ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं और फिंगर्स मुड़ी हुई हैं। तेजी से हम ऊपर उठाएंगे और सांस लेंगे, फिर तेजी के साथ नीचे लाएंगे, हाथ नीचे लाएंगे, सांस निकालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरीके से शांत बैठते हैं, हम हाथों को ऊपर नीचे नहीं लेते, लेकिन सांस को तेजी के साथ नीचे लेते हैं, तेजी के साथ ऊपर निकालते हैं, तेजी के साथ करते हैं हम इसको, इसमें आसानी से नहीं करते। ठीक है। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम, ऑल्सो नोन एज वेलोज ब्रीथ, is a powerful breathing exercise in yoga. It involves rapid and forceful inhalation and exhalation through the nose. तो इसको हम क्या कहते हैं, बेलोज ब्रीथ कहते हैं। अब बेलोज ब्रीथ क्या होता है? देखिए, बेलोज मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिंदी में भी, धौंकनी। जो लोहे का काम करने वाले होते हैं, जिन्हें हम लोपीटा कहते हैं, इनके पास में अगर कभी जाएंगे तो ये देखेंगे इनके पास में ये वेलोज होती हैं, धौंकनी होती हैं। उसमें क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते हैं, ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते हैं, तो एक बैग जैसा होता है जिसमें हवा भरती है। और जब नीचे गिराते हैं तो पाइप के थ्रू, जहाँ पे कोयला वगैरह रखा होता है जिसमें हम लोहे को रखते हैं गर्म करने के लिए, वहां से हवा निकलती है, तो उसको दहका देती है कोयले के टुकड़ों को, जिससे आंच बहुत तेज हो जाती है। तो इसको धौंकनी कहते हैं। तो अब ये हमारा शरीर है, और शरीर में जब ऑक्सीजन के थ्रू हम बहुत तेजी से अपने शरीर पे इफेक्ट डालते हैं, तो हमारी जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो निकलती हैं। इम्प्योरिटीज में कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन होती है, वो ज़्यादा निकलती है, और ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ती है। तो हमारे शरीर में प्राण वायु बढ़ने से हमें तमाम सारी चीज़ें बहुत अच्छी महसूस होने लगती हैं। टेंशन खत्म होता है,
ब्लड का रेगुलेशन बेहतर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है, उससे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा, सारी ग्लैंड्स बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं और हमारा शरीर एक होलिस्टिक वेलनेस की तरफ से बढ़ने लगता है, जिसमें हमारा चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, जिससे मिलके हमारा समग्र विकास होता है, जिसमें हमारा आत्मविश्वास है, जिसमें हमारे डिसीजन लेने की क्षमता है और जिसमें हमने कोई भी डिसीजन ले लिए तो उन पे टिके रहने की एक इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है। ये सारी चीजें इसके द्वारा डेवलप होती हैं। तो देखिए कैसे करें। आराम से लेग्स क्रॉस करके चेयर बैठ जाइए। अगर आपको बैठने में कोई दिक्कत है, बड़े बूढ़े हैं, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। बट नियम एक इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी जो स्पाइन है ना वो इरेक्ट होनी चाहिए और शोल्डर्स ऐसे हो जिन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, रिलैक्स मुद्रा में हो। ये वही है, धौंकनी और तेज हो जाती है, हाथ ऊपर उठाए तेजी के साथ नीचे लाए, फिर तेजी से ऊपर ले गए, फिर तेजी से नीचे लाए। क्लोज योर आइज। अक्सर कहा जाता है कि प्राणायाम में जहाँ आपको सांस की तरफ ध्यान देना है, वहां पर अपनी आंखों को आपको क्लोज रखना है। बिगिन बाय टेकिंग ए फोर्सफुल इनहेलेशन थ्रू बोथ नोस्ट्रल्स एक्सपेंडिंग और फुली। सबसे पहले आप क्या करें, दोनों नाकों से गहराई से सांस लें और अपनी चेस्ट को फूला हुआ रखें। देन एक्सेल फोर्सफुली। इसके बाद आपको जब छोड़ना भी है तब भी बहुत तेजी के साथ ही छोड़ना है। जबकि इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, शीतली और शीतकारणी में आराम से लेना है और आराम से ही छोड़ना है। इसमें बहुत तेजी से लेना है, बहुत तेजी से छोड़ना है। और आपको मैं बता दूं, आपका जो मूलाधार है इस जगह पर होता है लगभग, तो वो पहला चक्र होता है। अपने चक्रों के बारे में जान चुके हैं, 7 चक्र हैं। हमें योग जब हम ध्यान मुद्रा के बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है, तो हमें बहुत सारे ध्यान, बहुत सारे योग और वो करने होते हैं, जिनका फ़ोकस हमारा यहाँ पे होता है, नाभि से लगभग 1-2 इंच नीचे। जिससे यहाँ पे हमें स्ट्राइक करना है, जिससे हमारा जो है ना, ये पहला मूलाधार केंद्र जो है, वो जागृत हो, जिससे हमारी एनर्जी बिल्डअप हो सके। उसके लिए बहुत सारे डांसेस भी हैं। डांसेस के साथ में अन्य भूमिकाएं भी हैं, जिनसे हमारा कंसंट्रेशन और सब इसकी तरफ हो। तो अब हमें क्या करना है कि गहराई से सांस को लेना है, गहराई से सांस को निकालना है और इस प्रोसेस को जब तक आप कंटिन्यू रखते हैं रखें। और ध्यान रखिए, शीतली और शीतकारी से विपरीत है, इसमें एनर्जी पैदा होती है ज़्यादा और आपके शरीर में पसीना और गर्मी ये दोनों तुरंत आपको महसूस होने लगेंगी। इसलिए सर्दी अगर ज़्यादा लग रही है तो भस्त्रिका कर लीजिए गर्मी के लिए, और सर्दी गर्मी ज़्यादा लग रही है तो शीतली और शीतकारी। देखिए, रिपीट द रैपिड एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग रिथमिकली मेंटेनिंग एन इक्वल ड्यूरेशन फॉर बोथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये एक इम्पोर्टेंट है। देखो, आप लोग गलती यहीं पे करते हैं, सांस लेते हैं तो खींचते चले जाते हैं, टाइम लगाते हैं। सांस जब छोड़ते हैं, छोड़ने में कतई टाइम नहीं लगता। आपका 4-4-4 रेशियो होना चाहिए। 4 सेकेंड मान लो आप लेने में लगा रहे हैं, तो 4 सेकेंड आपको रोक के रखना है और 4 सेकेंड में ही निकालना है। ये इक्वल होना चाहिए करीब करीब। इसको क्या कहते हैं, सांस को रोकने को, लेने को और निकालने को क्या कहते हैं, ये बताएगा। एक्सेल, ओके, इनहेल एंड योगा की भाषा में क्या कहते हैं ये बताइए। सर पूरक, कुंभक और रेचक। यस, इट इज द करेक्ट डेफिनेशन। पूरक, जब हमने सांस भर ली, सांस भरने के बाद सांस रोकी, कुंभक, ये इंटरनल कुंभक है। सांस निकाली, रेचक, सांस निकालने के बाद रुके तो एक्सटर्नल कुंभक है। कुंभक दोनों के बीच में है ना। तो क्या करना है, स्टार्ट विद ए स्लोअर पेस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ब्रीदिंग व्हाइल मेंटेनिंग कंट्रोल। तो आप स्टार्टिंग में करें थोड़ा स्लो, फिर तेज करते जाएं, फिर तेज करते जाएं, फिर तेज करते जाएं, और इस तरीके से लगभग 3-4 मिनट तक आप करें, फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। राइट। अब इसके इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स क्या है भस्त्रिका के। तो भस्त्रिका क्या करता है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है और लंग्स की जो धारण क्षमता है, जिसको हम कैपेसिटी कहते हैं, उसको बढ़ाता है।
और ब्लड में ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है। इससे हमारा क्या होता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन यहाँ फिर हमें ध्यान रखना है कि अगर सीओपीडी की किसी को प्रॉब्लम है तो इसको ध्यान से करना है या कम करें इसको। एनर्जी लेवल बूस्ट करता है और इससे जो हमारा बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो सब कुछ बेहतर होगा। मेंटल एनर्जी आपको मिलेगी, फिजिकल एनर्जी आपको मिलेगी, स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। ये सब चीज़ें दूर होंगी, मतलब नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है वो सब दूर होंगी और पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेंगी। अब आप जानते हैं इसके नुकसान भी होंगे, अभी कुछ और बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद में है डिटॉक्सिफिकेशन। आपके शरीर के जो तमाम तरीके के टॉक्सिन शरीर में पैदा हुए होते हैं वो निकल जाते हैं। और हमारे टॉक्सिन्स पैदा होने का जरिया ही क्या है, एक नाक है, एक मुंह है और एक स्किन है, जो कुछ भी चीज़ों को हमारे शरीर में इनवर्ट के तरीके से काम करते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, आपको भूख अच्छी लगने लगेगी, खाना अच्छी तरह पचने लगेगा, जो कुछ खाया होगा वो शरीर में बेहतर तरीके से लगेगा और इससे आपका इंटरनल डेवलपमेंट भी होगा और एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो होता नॉट सुइटेबल फॉर एवरीवन। वो लोग जिनका बीपी हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें मिर्गी आती हैं या जिन्हें चक्कर आते हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो उन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। हाइपर वेंटिलेशन होने की उम्मीद बनी रहती है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके सिर में और ऐसा हो जाएगा तो आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको सिर में बड़ा हल्कापन और टिंगलिंग जैसी महसूस होगी। फिट्स वाले नहीं करेंगे समूह, उनको ये नहीं वो किया जाता है रिकमेंड कि वो करें। ओवर स्टिमुलेशन, अगर आपने भस्त्रिका को ज़्यादा कर लिया तो आपका नर्वस सिस्टम है ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा और इससे आपके अशांति बढ़ जाएगी, मन में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, बहुत सारे विचार और ख्याल आने लगेंगे, आप सोएंगे तो नींद भी नहीं आएगी। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं खूब एक्सरसाइज कर लो गहरी नींद आएगी, लेकिन अगर आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जिसमें हाइपर वेंटिलेशन हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ गई ज़्यादा, तो आप सो नहीं पाएंगे। आपको नींद ही तब आती है जब आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए अगर आप योगा भस्त्रिका कर रहे हैं तो वो तो निकलेगा, आपको नींद की भी कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब CO2 ऑलरेडी काफ़ी निकल चुकी है तो नींद की आवश्यकता नहीं रही। आप जल्दी जग जाएंगे और जल्दी रिजुविनेटेड और रिफ्रेश महसूस होंगे। लेकिन रिफ्रेशिंग ज़्यादा बढ़ गई तो नींद ही नहीं आएगी, फिर आपको और भी मस्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसके साथ ही ये सेशन आज का आपका यहीं कंप्लीट होता है और इसके बाद एक लास्ट सेशन और है और उसके साथ ही आपका ये थर्ड जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ यूनिट में लगभग 2 क्लास करनी है और फिफ्थ यूनिट में करीब करीब 1 क्लास है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। कल से आपके को करिकुलर कोर्सेज के एग्जाम सेट मैं उम्मीद करता हूँ दोपहर के बाद में 10-11 बजे के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे, आप लॉग इन करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो आप पूछ लीजिएगा। किसी कोई प्रश्न तो नहीं? कोई नहीं, ठीक है, तो ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है और मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूं उससे पहले अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस। असाइनमेंट कंप्लीट सिलेबस होने के बाद ही मिलेगा। सर एग्जाम के बारे में बता दीजिए। एग्जाम के बारे में क्या बताना है? सर कल से सर ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट है। हाँ, आपके प्रैक्टिस वाले, ठीक है, कल से आपके योगा के भी हम स्टार्ट कर देंगे और को करिकुलर वगैरह के हैं वो भी कर देंगे।